हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। और बेटा आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारी 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3। तो पहले दोनों चैप्टर्स में ऑलरेडी करा चुकी है, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप पूरी बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। पूरा सिलेबस हम वहां पे आपको डालने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 4 बजे आपकी अकाउंट्स की वीडियो एंड 7 बजे इको या बिजनेस स्टडीज की वीडियो आपके लिए आने वाली है इसी यूट्यूब चैनल पे। पूरा साल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको सारे का सारा सिलेबस करवाने वाले हैं। वन शॉट वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस, एग्जाम के टाइम पे तुम्हारे लिए सारा कंटेंट हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाने वाले हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर, जो कि हमारा रहने वाला है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के ऊपर बेसिकली, ठीक है जी। तो हमारा जो चैप्टर है, देखो हमारे इस चैप्टर से पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ा था। हमारे सेकंड चैप्टर में मैंने सेकंड चैप्टर 3 पार्ट्स में बनाया था, जिसमें मैंने आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में बताई थी। तो सेकंड चैप्टर में ना मैंने ये पढ़ा था कि अगर तुम या मैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है, या एक ग्रुप ऑफ पीपल, अगर हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो हम किस किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। मैं अकेले अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप खोल सकती हूँ, हम 2 लोग मिलकर एक पार्टनरशिप खोल सकते हैं, हमारा हिंदू फैमिली है अगर तो हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस खोल सकते हैं, ठीक है, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल सकते हैं, ठीक है, हम कंपनी खोल सकते हैं। हमने इन सभी चीजों के बारे में जो है पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था कि अगर हम लोग प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप, ठीक है, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स ग्रुप या मैं अगर एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हम किस किस तरीके से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो कि सारा हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। लेकिन अगर सरकार करना चाहे बिजनेस तो सरकार इन तरीकों से बिजनेस नहीं कर सकती है। अगर सरकार चाहे तो सरकार इन सब तरीकों से बिजनेस नहीं कर सकती है। सरकार के लिए हम अलग से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लेकर के आते हैं, ठीक है। तो देखो जो सरकार है, सरकार भी ऑब्वियसली अपना काम करने के लिए उसको पैसा चाहिए होता है, तो पैसा कमाने के लिए सरकार बहुत बार बिजनेस करती है। ऑब्वियसली सरकार के पास सबसे बड़ा पैसे का सोर्स होता है टैक्स, लेकिन टैक्स के अलावा भी सरकार बहुत सारे तरीके से अपना खुद का बिजनेस करती है, जिसके थ्रू सरकार जो है पैसा कमा पाती है। और उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे देश की सरकार चाहे कि यार चल बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो सरकार कैसे कैसे बिजनेस कर सकती है, पैसा कमा सकते हैं। ऑब्वियसली अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम्हें कोई गुड्स या सर्विसेज बेचनी पड़ेंगी, पब्लिक को, जनता को, दुनिया को, किसी को गुड्स एंड सर्विसेज बेचनी पड़ेंगी। तो सरकार कोई गुड्स एंड सर्विसेज बेचती है और उसके बदले में पैसा कमाती है अपना बिजनेस करके। उन्हीं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में हमने चैप्टर 2 में सारा पढ़ लिया था, जैसे कि रिलायंस है, विप्रो है, ये सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में। लेकिन इससे पहले एक चीज छोटी सी मेरी समझ लेना, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कंपनी के बारे में। और कंपनी में हम पढ़ते थे 2 तरीके की कंपनीज होती है। एक कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक कंपनी होती है पब्लिक कंपनी, ठीक है, जिसको हम सिंपल लिमिटेड कंपनी बोलते थे। अब जो हमने चैप्टर 2 में पब्लिक कंपनी पढ़ी है वो सरकारी कंपनी नहीं है। एक चीज याद रखना, जो चैप्टर 2 में हमने जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी पढ़ी है, उसका ये मतलब नहीं है कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स की है, ये सरकार की, उसका ये मतलब कतई ही नहीं है। उसका ये मतलब है कि जो प्राइवेट कंपनी है ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होती, और जो पब्लिक कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, और उसके जो शेयर्स हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उसके जो शेयर्स है शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में खरीदे और बेचे नहीं जाते। उसका सिंपल ये मतलब था। तो व्हेनेवर आई से पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उसका ये मतलब कतई नहीं है कि ये प्राइवेट लोगों की और ये सरकार के, ऐसा कोई मतलब नहीं है। सरकारी कंपनी को हम क्या बोलते हैं? सरकारी कंपनियां भी होती हैं उनको, लेकिन मैं क्या बोलूंगी? गवर्नमेंट कंपनी बोलूंगी। पब्लिक कंपनी को मैं सरकारी कंपनी नहीं बोलूंगी, सरकारी कंपनी को मैं गवर्नमेंट कंपनी बोलूंगी, जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पिछले चैप्टर में पढ़ा वहां पे सारी प्राइवेट इंडिविजुअल्स की ही थी, वेदर इट्स अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी, वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल की थी, ठीक है। अब शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। सो देखो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में क्या आता है? इट इंप्लाइज टू ऑल दोस एंटरप्राइजेस व्हिच आर मैनेज, जिनको मैनेज कौन कर रहा है, ओन कौन कर रहा है? हमारी सरकार। चाहे तो पूरी तरह से, चाहे पार्टली, चाहे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से हमारी सरकार ओन कर रही है, मैनेज कर रही है, चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ हिस्सा ओनरशिप का हमारी सरकार के पास है। लेकिन अगर सरकार के पास है, चाहे वो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सरकार स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे दोनों मिलकर कर रही हो, वो हमारी सरकारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में आएगा। तो ठीक है, अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है 100% सरकार के ओनरशिप के अंडर है तो भी वो सरकारी एंटरप्राइज होगा। लेकिन अगर पूरा नहीं, अगर कुछ पार्ट उसका हमारे देश की सरकार के पास है, सरकार कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, या फिर उसका हिस्सा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर
खरीद रखा है, ओनरशिप दोनों मिलकर करते हैं, तो भी वो सरकारी एंटरप्राइज हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होने वाली है। ठीक है, दे सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस। ऑब्वियसली अगर सरकार कर रही है तो सस्ते में बेचने वाली है सामान। ठीक है, ऑपरेटेड ऑन मोर और लेस सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस। ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइज आर फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट, इनको गवर्नमेंट बनाती है टू टेक डिसीजन एंड टू पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ इट। तो सरकार जो है इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को बनाती है और सरकार के बिहाफ पे ही ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो काम कर रही होती हैं। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सरकार के बिहाफ पे ही काम कर रही होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है एयर इंडिया, इंडियन रेलवेज एटसेट्रा। अब एयर इंडिया और इंडियन रेलवेज में क्या फर्क है, सारी चीजें हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर सरकार बिजनेस करना चाहे बेटा, तो जैसे प्राइवेट लोग अगर बिजनेस करना चाहते थे क्या ऑप्शन था, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ठीक है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी। टोटल 5 ऑप्शन थे प्राइवेट लोगों के पास, पर सरकार के पास 5 नहीं, सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शन बचते हैं। सरकार सिर्फ 3 ही तरीके से बिजनेस कर सकती है, 5 तरीके से नहीं कर सकती है। तो ये कौन से 3 तरीके हैं जिनसे सरकार बिजनेस कर सकती है, इन तीनों तरीकों के फीचर्स, इन तीनों तरीकों के मेरिट्स, इन तीनों तरीकों के डीमेरिट्स, ये हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, कौन से 3 तरीके हैं जिससे हमारी सरकार जो है वो बिजनेस कर सकती है। तो हमारे 3 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका आएगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा आएगा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और तीसरा आएगा गवर्नमेंट कंपनी। ये तीनों तरीकों के मेरिट्स, डीमेरिट्स और फीचर्स एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले बात आती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में तुम नाम कैसे इसको याद रखोगे, डिपार्टमेंट से, इसके नाम से याद रखोगे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सरकार के एक डिपार्टमेंट का ही हिस्सा होती है। सरकार का अगर एक कोई डिपार्टमेंट उठकर सोचे कि चलो हम बिजनेस करते हैं, तो वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग खोल सकते हैं। जैसे कि इंडियन रेलवेज, तुम लोगों ने सुना होगा ना कि हमारे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स बैठते हैं। ठीक है, उनमें से एक मिनिस्टर होता है ना रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, हमारे देश का भी रेलवे मिनिस्टर है। ठीक है, हर जो भी सरकार आती है, चाहे बीजेपी की आती है, कांग्रेस की आती है, जहां वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, होम मिनिस्टर बनाते हैं, ऐसे ही वो एक रेलवे मिनिस्टर भी बनाते हैं। ठीक है, तो उसी रेलवे मिनिस्टर के अंडर बेटा पूरे का पूरा रेलवेज का बिजनेस चलता है। तो अगर किसी एक मिनिस्टर के अंडर, यानी कि उस मिनिस्टर के पूरे डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई बिजनेस चलने लग जाए, तो वो क्या होगा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होगा। तो क्योंकि ये सरकार के एक मिनिस्टर, सरकार की एक मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर चल रहा है, तो ये सरकार से तो अलग हुआ ही नहीं ना। सरकार बैठती है पार्लियामेंट में, वहीं पर ये लोग बैठ रहे हैं। ठीक है ना, बाकी सारे मिनिस्टर बैठते हैं पार्लियामेंट में, वहीं पर ये लोग बैठ रहे हैं। ठीक है ना, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है, जो भी हमारी मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। तो अगर सरकार के जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, उनके जो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, उन्हीं में से कोई एक मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री, अपने डिपार्टमेंट के अंदर बिजनेस करने लग जाए, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, जो कि सरकार से अलग है ही नहीं, जो कि सरकार से अलग है ही नहीं। ठीक है, सो इट इज द ओल्डेस्ट, ये सबसे ओल्डेस्ट, सबसे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सरकार के लिए। ठीक है, इसके अंदर चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बिजनेस करे, चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी बिजनेस कर सकती है। ठीक है, इट इज मैनेज बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। देखो, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट अपने आप खुद ही इसको जो मैनेज करती है, क्योंकि मैंने बोला सरकार के मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर हैं, हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं। ठीक है, उनके अंडर चल रहे हैं पूरा बिजनेस, तो सरकारी ऑफिशियल ही इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, रूल्स इस पे किसके लागू होता है, जो सरकार के ऊपर रूल लागू होता है बेटा, वही रूल इसके ऊपर लागू होते हैं। देखो, मैंने फिर से तुम्हें क्या बोला कि बहुत सारे मिनिस्टर बैठते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बैठता है, होम मिनिस्टर बैठता है, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर बैठते हैं, ऐसे एक रेलवे मिनिस्टर बैठता है, तो वो अलग थोड़ी हुआ फाइनेंस मिनिस्टर से। तो जो बाकी सारे मिनिस्टर्स पे, यानी कि जो पूरी सरकार पे जो रूल लागू होंगे, वही हमारे रेलवे मिनिस्टर पे भी लागू होंगे, वही उसके डिपार्टमेंट पे भी लागू होंगे। सो ये सरकार से अलग है ही नहीं, इसका कोई अलग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, इट फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री या वन डिपार्टमेंट। तो जैसे मैंने बोला, सरकार की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है, उसमें से किसी एक मिनिस्ट्री के कंट्रोल के अंदर ये काम करते हैं। ठीक है जी, मैनेज्ड बाय द कंसर्न्ड मिनिस्टर, और वो जो मिनिस्टर है वही इसको पूरी तरह से मैनेज करता है। जैसे कि हमारा रेलवेज का जो है पूरा एक रेलवेज मिनिस्ट्री है, उसके अंदर जो हमारी इंडियन रेलवेज है वो चलती है। ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ के मिनिस्टर है, उनका डिपार्टमेंट है, उनके अंदर ये चलता है। उनके अंडर डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, उन डिफेंस मिनिस्टर के अंडर पूरी डिफेंस की मिनिस्ट्री चलती है। और डिफेंस में देखो, बहुत सारे तुम हथियार खरीदते हो, हथियार बेचते हो, सब कुछ उनके अंडर चलता है। सो इट्स अगेन अ बिजनेस, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वाला बिजनेस। टेलीफोन सर्विसेज का हमारा जो बिजनेस है वो भी इनके अंडर चलता है। तो टेक्निकली कहने का क्या मतलब है कि एक मिनिस्ट्री है जिसका एक मिनिस्टर है, वो बाकी सारे मिनिस्टर्स की तरह पार्लियामेंट में बैठता है, और वो मिनिस्टर
अपनी मिनिस्ट्री के अंडर ही एक बिजनेस चला रहा है। सबसे फेमस हमारी एग्जांपल्स रेलवेज और डिफेंस की इसके अंदर आती है। तुम सबको पता है, तुम इंडियन रेलवेज में कभी ना कभी तुमने ट्रैवल किया होगा। रेलवेज जो है सरकारी है, ठीक है, और वो जो रेलवे है उसका एक मिनिस्टर है जिसके अंडर ये सारा बिजनेस चल रहा है। रेलवे एक बिजनेस है यार, तुम लोग पैसा देते हो तभी तो रेलवे में चढ़ पाते हो, फ्री में नहीं चढ़ पाते हो। सो वो एक बिजनेस है, ठीक है, जो प्रॉपर प्रॉफिट वगैरह बनाते हैं, ठीक है जी। तो रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर रेलवे का बिजनेस चलता है। तो क्योंकि एक मिनिस्ट्री के अंडर, एक मिनिस्टर के अंडर चलता है, तो ये एक सरकार के डिपार्टमेंट के अंदर चलता है, तो इसको मैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोलती हूँ। तो डिपार्टमेंट नाम से याद कर लेना, सरकार के एक डिपार्टमेंट के अंडर ही ये चलता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोला जाता है। फीचर्स देखो, अब देखो, क्योंकि सरकार के अंदर है, सरकार का ही एक हिस्सा है, सरकार का ही एक डिपार्टमेंट है, तो सरकार ही है। तुम ये समझ लो, ये सरकार ही है अपने आप में। सरकार पे जो रूल्स लागू होते हैं वो इस पे होंगे। सरकार जिस चीज के लिए आंसरेबल है उसके लिए आंसरेबल ये होगा। सरकार जहां पे आंसरेबल है वहां पर आंसरेबल ये होंगे। सरकार का पैसा जहां से आता है वहां से इनका पैसा आएगा। सरकार का पैसा जहां जाता है वहां इनका पैसा जाएगा। इट इज टोटली इक्विवेलेंट टू द गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि सरकार का ही एक हिस्सा है। सो दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो सरकार का जितना भी बेटा पैसा होता है ना, इकट्ठा होता है, तुम्हारे टैक्स का पैसा और सब कुछ जितना भी पैसा है वो सरकार की ट्रेजरी में जाता है। सरकार के एक बड़ा सारा डब्बा है, सरकार की बड़ी सारी ट्रेजरी, उसमें जाता है सरकार का सारा पैसा, तुम्हारे टैक्स का, मेरे टैक्स का पैसा। वहीं से इसकी भी फाइनेंसिंग होती है। वहीं से अगर रेलवेज को कहीं भी कभी भी पैसा चाहिए तो उसी ट्रेजरी में से पैसा दिया जाएगा। तो मैंने क्या बोला, जहां पे सरकार का पैसा जा रहा है वहां इनका पैसा जाएगा, जहां से सरकार का पैसा आ रहा है वहां से इनका आएगा। सिंपल बात होगी। एनुअल अप्रोप्रिएशन फॉर देम इज मेड इन द बजट ऑफ द गवर्नमेंट। तो हर साल बेटा फरवरी में हमारा जो है बजट अनाउंस होता है पूरे देश का, हर एक मिनिस्ट्री का, ठीक है, चाहे तुम्हारी एजुकेशन की मिनिस्ट्री है, चाहे हेल्थ की मिनिस्ट्री है, किसी भी चीज की मिनिस्ट्री है, उसका बजट हर साल अनाउंस किया जाता है कि पिछले साल इतना खर्चा हुआ था, अगले साल इतना खर्चा हम करेंगे। वहीं पे इसका भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का भी, क्योंकि ये भी एक मिनिस्ट्री है, उसी में इसका बजट भी अनाउंस किया जाता है कि पिछले साल रेलवेज में हमने इतना खर्चा किया था और इस साल इतना खर्चा हम करेंगे। तो अगेन इट इज टोटली अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ट्रेजरी में से इनको फंड्स आते हैं एंड गवर्नमेंट के बजट में ही इनका बजट भी अनाउंस होता है। सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स। जो अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल सरकार पे लगते हैं वही इन पर भी लगने वाले हैं, ठीक है। जो इनका स्टाफ है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, वो सरकारी सर्वेंट्स होते हैं, वो सरकारी एम्प्लॉइज होते हैं, वो टेक्निकली डायरेक्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं कि जिनको पेंशन वगैरह मिलती थी, ठीक है, वो सारा इनके ऊपर भी लागू होता है। दे आर हेडेड बाय द सिविल सर्वेंट। जो मिनिस्ट्रीज होती है उसमें सबसे टॉप पे तो मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, उनके अंडर सिविल सर्वेंट जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, उनके अंडर वो लोग होते हैं। तो ये लोग इसमें जो है हेड होते हैं, ठीक है। आफ्टर द मिनिस्टर ऑब्वियसली द रिक्रूटेड एंड द दे आर रिक्रूटेड एंड कॉम्पनसेटेड एज पर द रूल्स ऑफ सिविल सर्विस एंड आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन मिनिस्ट्री टू अनदर। तो इनके जो भी एम्प्लॉइज होते हैं बेसिकली बेटा वो सारे सरकारी एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है। सरकारी एम्प्लॉय का मतलब तुम लोग समझते होगे, ठीक है, कि जो सरकार के अंडर काम कर रहे हैं। अच्छा, अब सरकारी एम्प्लॉय का भी मैं अच्छे से मतलब समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई क्या है, सरकारी बैंक है, ठीक है। तो तुम्हें लगता है कि एसबीआई में नौकरी मिल गई मतलब सरकारी नौकरी मिल गई, बट ऐसा नहीं है। एसबीआई के जो एम्प्लॉइज हैं उनको सरकारी एम्प्लॉइज नहीं माना जाता है, ठीक है। वो मैं बताऊंगी आगे ऐसा क्यों है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि जो हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इसके जो एम्प्लॉइज है, ठीक है, सिर्फ इसके एम्प्लॉइज को सरकारी एम्प्लॉइज माना जाता है और किसी के एम्प्लॉइज को सरकारी एम्प्लॉय नहीं माना जाता है, ठीक है। तो रेलवे मिनिस्ट्री में जितने भी हमारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या टेक्निकली किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर अगर तुम काम कर रहे हो, किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर अगर तुम काम कर रहे हो, तो वहां पे तुम्हें एक सरकारी एम्प्लॉय बोला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वो लोग काम करते हैं, ठीक है। ये सरकार का ही एक सब डिवीजन है, ठीक है। तो दे आर सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। सीधा मिनिस्ट्री के कंट्रोल के अंदर ही रहते हैं। इनकी जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्टली जो है मिनिस्ट्री के अंडर आती है। दे आर अकाउंटेबल टू इट, ठीक है। ये जो है अपनी मिनिस्ट्री के अंडर ही आते हैं, तो मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल होते हैं। और जो मिनिस्ट्री है वो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होती है, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि अगर कोई भी मिनिस्टर कोई गलती करेगा, कोई भी डिपार्टमेंट कोई गलती करेगा, तो मिनिस्टर कहाँ बैठते हैं, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में लड़ाई होती है, ठीक है, ऑपोजिशन फिर कुछ बोलते, तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो ये डायरेक्टली पार्लियामेंट को आंसरेबल होते हैं, ठीक है। इट इज वेरी इफेक्टिव एज इट इज सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट्री कंट्रोल। पार्लियामेंट में जो है अकाउंटेबल होते हैं ये लोग। पार्लियामेंट में बात उठाई जाती है क्योंकि मिनिस्टर है, मिनिस्टर पार्लियामेंट में बैठते हैं और पार्लियामेंट में जो भी होता है वो सारा देश देखता है टीवी पे, ठीक है। तो टेक्निकली डायरेक्टली पब्लिक को पता चलता है ये जो भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, चाहे कुछ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल दे हैव हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि अगेन सरकार है और सरकार का सब कुछ टीवी पे पार्लियामेंट में जो है बताया जाता है, पब्लिक सब कुछ
रेवेन्यूज देखती है, ठीक है। रेवेन्यू जो है इसका बेटा वो कहाँ जाता है, सरकार की ट्रेजरी में ही जाता है। तो मैंने जैसा बोला पैसा कहाँ से आएगा, जहां से पूरी सरकार का पैसा आता है, कहाँ से आता है, ट्रेजरी से। कहाँ जाएगा, अगर इन्होंने कोई प्रॉफिट बनाया है वो प्रॉफिट भी कहाँ जाएगा, ट्रेजरी में ही जाएगा, ठीक है। सो अंडरटेकिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो सरकार के रेवेन्यू को बढ़ाने में मदद करती है। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर ऑपरेशंस वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। तो जहां पे भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, सिंपली बोला जाए तो डिफेंस की जहां पे बात आती है, तो वहां पर जो है ये सबसे बेस्ट फॉर्म होता है। क्योंकि अगर तुम किसी कंपनी को बोल रहे हो अरे आओ मेरे देश का डिफेंस करो, दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो जो कंपनी है उसके जो एम्प्लॉइज है दुनिया भर के होंगे, तो वो मेरे देश के डिफेंस के लिए सही नहीं है। क्योंकि हमें यहाँ पर जो है हाई लेवल के इंटेलिजेंस चाहिए होते हैं, हाई लेवल की सिक्योरिटी चाहिए होती है, और हर चीज को हमें छुपा के रखना होता है। तो वो चीज सिर्फ जो है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मिनिस्ट्री होती है और जो मिनिस्टर्स हैं वो सिर्फ मेरे ही देश के लिए होने वाले हैं, मेरे ही देश के वो लोग जो है ट्रस्टवर्दी होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है डिफेंस, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी जैसी चीज है, उसके अंदर अगर तुम्हें कुछ काम करना है तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कोई कंपनी बनाना या वो सब करना तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो देश के मिनिस्टर लोग नहीं है। देश के मिनिस्टर लोग कहाँ पे बैठे हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में बैठे हैं। तो ये सबसे बेस्ट जो है बिजनेस ऑप्शन है हमारे लिए, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन देखो सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि ये सरकार है। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी यही है कि ये सरकार ही है, तो सरकार बहुत अच्छे से सब कुछ करने वाली है। बट सबसे बुरा पॉइंट भी यही है कि सरकार है, क्योंकि हमें पता है सरकार में करप्शन होता है। सरकार में ये होता है कि पहले यहाँ पे जाएगी फाइल, फिर इसके पास जाएगी फाइल, फिर इसके पास, इसके पास, इसके पास। अगर एक भी जगह पे फाइल अटक गई तो काम अटक जाएगा, ठीक है। बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा करप्शन होती है, रेड टेपिज्म है। तो वो जो सरकारी प्रॉब्लम्स होती है वो सारी प्रॉब्लम इसमें आने वाली है। तुम्हें पता है कि रेलवेज में वैसे भी तुम देखो ना, रेलवेज में हाल अच्छा नहीं है। तुम्हें पता है जो सरकार है प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, सरकार इसलिए काम करती है ताकि वो गरीबों की मदद कर सके, ठीक है। तो सरकार इसी वजह से अच्छी फैसिलिटीज कभी भी नहीं देती है। तुमने देखा ही होगा रेलवेज का हाल बहुत बुरा है, ठीक है। तो वो इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है, ठीक है। सो क्योंकि देखो ये सीधा सीधा पार्लियामेंट के कंट्रोल के अंदर है, तो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है सरकार का। और तुम सोच के देखो, आज तुम्हारा रेलवे मिनिस्टर है बीजेपी का, कल को कांग्रेस आ जाती है तो कांग्रेस का रेलवे मिनिस्टर आ जाएगा, सीधा सीधा पूरी तुम्हारी टॉप लेवल जो था सब चेंज हो गया। और किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस में अगर तुम्हारी पूरी टॉप मैनेजमेंट बदल जाती है एक झटके में, तो सब बदल जाएगा, ठीक है। सो जैसे ही सरकार बदलेगी सब बदल जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल के अंडर है, ठीक है। हेड्स ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ दीज एंटरप्राइज डू नॉट हैव डिसीजन मेकिंग पावर्स, डिसीजन कैन ओनली बी टेकन आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, दिस लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो तुम्हें जो हेड है हमारे, वो जैसे अगर आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, वो भी अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि उनको भी पहले ऊपर मिनिस्ट्री से पूछना पड़ेगा, व्हिच इज वेरी लॉन्ग, वेरी डिलेइंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में बहुत डिले होता है, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, तो इनफ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स आर कंजर्वेटिव एंड कॉशियस, देयरफॉर दे आर अनएबल टू टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर मुझे दिख रहा है कि एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो मैं अपने बिजनेस में जल्दी से जल्दी उसको ग्रैब करने की कोशिश करूंगी। पर सरकार में ऐसा नहीं होता, हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, और अगर कुछ गलत हुआ मेरे सिर पे भांडा फोड़ा जाएगा, मुझे जेल हो सकती है, मुझे कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर मैं ना अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिना जो लूंगी नहीं, क्यों, क्योंकि पहले ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना मुझे जेल में डाल देंगे कल को, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे रहने वाली है। नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आर लेंदी, ठीक है। देखो हमारे पास बहुत एंडलेस रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत लेंदी चैनल ऑफ ऑपरेशन है। वही मैंने बताया कि पहले फाइल यहाँ जाएगी, फिर यहाँ 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 10 जगह तो फाइल घूमेगी, 10 में से 5 लोग छुट्टी पे होने वाले, जो छुट्टी पे होंगे पहले वो छुट्टी से वापस आएंगे, फिर उनके पास फाइल जाएगी। तो बहुत लेंदी प्रोसीजर यहाँ पे रहता है, डिसीजन मेकिंग बहुत डिले हो जाती है, अर्जेंट मैटर्स जो है वो सफर करते हैं, ठीक है। Constant interference from the ministry and the politician unduly affects the working of the public enterprise। जैसे मैंने बोला पॉलिटिशियंस की इंटरफेरेंस रहती है, जैसे ही पॉलिटिशियन बदलेगा, नया पॉलिटिशियन आएगा, वो सब कुछ फिर से बदल देगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। सच एंटरप्राइज आर इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स, डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विसेज। तो ये भी मैंने बता दिया कि सर्विसेज अच्छी नहीं है। तुम्हें पता है रेलवे का हाल बहुत बुरा है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। प्रॉफिट के लिए अगर काम करते तो सोचते ना कि लोगों को ये अच्छा लगेगा, चलो ये कर देते, चलो ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करते, तो बहुत बुरा काम करके दिखाते हैं। बहुत गंदे टॉयलेट्स हैं, बहुत गंदा सब कुछ होता है रेलवेज में, इंडियन रेलवेज में, तुमने देखा होगा। वो इसीलिए है क्योंकि ये सोसाइटी के बारे में, कस्टमर की नीड्स के बारे में तो सोचते ही नहीं है। ये सोचते ही नहीं है कि कस्टमर को अच्छा दें, चलो ज्यादा प्रॉफिट हो, ऐसा नहीं सोचा जाता। तो जब ऐसे सरकार काम करती है तो वहां पे तुम्हें मिल तो जाएंगे, तुम्हें सरकारी स्कूल मिल जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी रेलवे, सब कुछ मिल जाएगा, पर उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बुरी होती है। उस चीज की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अगला यहाँ पर मेरे पास सेकंड जो आता है वो है पब्लिक या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है।
अब इसके बारे में अच्छे से समझो। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि एसबीआई के जो एम्प्लॉइज है ना, एसबीआई के एम्प्लॉइज हमें लगता है वो सरकारी एम्प्लॉइज है, बट वो सरकारी एम्प्लॉइज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एसबीआई ना स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ठीक है। अब इसके बारे में ध्यान से समझो। देखो जो ऊपर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग था, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ना सरकार ने बनाया था और वो सरकार का ही एक हिस्सा था, ठीक है। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग थी वो गवर्नमेंट ने बनाई थी एंड वो गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा था, वो गवर्नमेंट ही थी, वो गवर्नमेंट ही थी। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में क्या होता है कि बनाने वाला कौन है, इसको लेट्स से स्टार्ट करने वाला कौन है, सरकार। लेकिन इसको ऑपरेट करने वाली सरकार नहीं है, इसको ऑपरेट करने वाली सरकार नहीं है। मतलब क्या हुआ? देखो दो चीजें हो सकती है। एक हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम बोल सकते हैं कि घर में जो किचन है, किचन लेट्स से मम्मी ने ही बनवाई है अपने अकॉर्डिंग, और किचन में मम्मी का ही राज चलेगा, तुम अपने अकॉर्डिंग वहां पे कुछ नहीं कर पाओगे, मम्मी ही वहां की जो है करता धरता है। लेकिन फॉर एग्जांपल तुम्हारा रूम हो सकता है कि तुम्हारा रूम मम्मी ने बनवाया है, खड़े होके मम्मी के अकॉर्डिंग तुम्हारा रूम बना है, पर अब तुम्हारे रूम में तुम्हारे अकॉर्डिंग काम चलेगा, उन्होंने बना के रख दिया और तुम्हें सौंप दिया। मम्मी ने घर पे, मम्मी पापा ने बना के दे दिया और तुम्हें सौंप दिया कि अब ये तुम्हारा कमरा है, अब तुम इसको हैंडल करोगे। वो है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो किचन क्या था? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये मम्मी ने बनवाया है और मम्मी ही करता धरता है, मम्मी ही उसका सब कुछ देखती है, तुम उसमें इंटरफेरेंस कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में क्या होगा कि मम्मी पापा ने खड़े होकर बनवा के दे दिया, अब वो तुम्हारा है, अब तुम अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर काम कर सकते हो। तो ये सरकार बनाती है, पर बना के इसको एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट छोड़ देती है कि अब तुम रूल्स रेगुलेशंस मैंने तुम्हें बता दिए, अब इन रूल्स रेगुलेशंस के अंदर रह के खुद से अपना सब कुछ काम तुम संभालो। वो होती है हमारी एसबीआई जैसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन देखो क्या है, इट इज अ कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर यानी कि हमारे पार्लियामेंट में लॉ पास किया जाता है, उसके अंडर इसको बनाया जाता है, ठीक है। विद डिफाइंड पावर्स, जब इसका लॉ पास किया जाता है, उस लॉ के अंदर जो इसका देखो एक्ट पास किया जाता है, उस एक्ट के अंदर इसकी सारी पावर्स, इसके सारे फंक्शंस, इसका सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, पार्लियामेंट में मिनिस्टर बैठे हैं, मिनिस्टर सारे मिलकर बैठ करके एक एक्ट पास करते हैं, ठीक है। जैसे एसबीआई के रिगार्डिंग एक एक्ट पास कर दिया, आरबीआई जो है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसका एक एक्ट पास कर दिया, आरबीआई का एक एक्ट पास कर दिया। उस जो एक्ट के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें सब बताया था, इसकी टॉप लीडरशिप में कौन होगा, मिडिल में कौन होगा, लोअर लेवल पे कौन होगा, ठीक है। इसमें सब बताया कि तुम्हें तुम्हारे एम्प्लॉइज कब लाने हैं, कैसे लाने, कहाँ से लाने, तुम्हारा पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ पे जाएगा, सारी रूल्स, सारे रेगुलेशंस, सारे पावर्स, सब फंक्शंस, सब कुछ बता दिया इस एक्ट के अंदर। और इस एक्ट को बना के आरबीआई को खुला छोड़ दिया। अब आरबीआई में सरकारी इंटरफेरेंस कहने के लिए ऑन पेपर, ठीक है, अब आरबीआई में सरकारी इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो बनाया किसने? सरकार ने बनाया, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके, जिसमें सारा कुछ उसको रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बता दिए गए हैं। लेकिन अब वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जो अपना सारा काम अपने आप से करेगी, इन रूल्स रेगुलेशंस के अंदर रह के, इस दायरे के अंदर रह के वो अपना काम खुद से करेगी, ठीक है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पैसा कहां से आता था? सरकार की ट्रेजरी से आता था, सरकार की ट्रेजरी में ही जाता था। पर इसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, ठीक है। क्लियर कंट्रोल ओवर स्पेसिफाइड एरिया, इसका एक स्पेसिफिक एरिया है जो तुम्हें बताया है, तुम्हारा दायरा बताया गया है एक्ट में, तुम्हें उस दायरे के अंदर रह के काम करना है, तुम्हारा फुल कंट्रोल है उस दायरे के अंदर, तुम अपने आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। It has the power of governance as well as considerable amount of operational flexibility like private enterprises। तो इसके अंदर कहते हैं सरकार ने तुम्हें पावर दी है, तो गवर्नेंस की पावर तुम्हें सरकार से मिली है, एक्ट के अंदर मिली है, पर तुम प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह ही सब कुछ इंडिपेंडेंटली अपने आप से कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एयर इंडिया है, एसबीआई है, लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी है अपना, ठीक है। तो एयर इंडिया, एसबीआई, एलआईसी, आरबीआई, ये सारे के सारे हमारे क्या है बेटा? एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, क्योंकि इनको जो है सरकार ने एक्ट पास करके जो है बनाया है एंड उसके बाद खुला छोड़ दिया कि अब मैंने तुम्हें पावर बता दी, अब तुम अपने आप से इस दायरे के अंदर रह के काम कर सकते हो, अब हम इंटरफेरेंस इसमें नहीं करेंगे। तो सरकार की पावर भी आ गई क्योंकि सरकार ने रूल्स रेगुलेशन बताए हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की तरह ही प्राइवेसी भी आ गई कि सरकार अब इंटरफेयर भी नहीं करेगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पर आ गई है, ठीक है जी। बस यहाँ पर जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया का नाम आप यहाँ से हटा देना। तो एयर इंडिया बेसिकली पहले स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की तरह ही बनी थी। एयर इंडिया का एक्ट ही पास हुआ था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की तरह ही, बाकी सबकी तरह ही, एसबीआई, आरबीआई, एलआईसी, इन सबकी तरह ही एयर इंडिया का भी एक्ट पास हुआ था और वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाई थी। पर धीरे धीरे जैसे कि मोदी जी ने सब कुछ ही टाटा ग्रुप को बेच दिया है, तो अब एयर इंडिया भी जो है वो टाटा ग्रुप को बेच दी गई है। तो अब एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन नहीं रही है, पहले एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन थी, ठीक है। अगली चीज अब हम आगे देखते हैं। तो देखो क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई, अब ये सरकार से अलग है, तो ये इंडिपेंडेंट है अपने आप में, इसका एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। तो क्योंकि इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी है,
है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, तो ये किसी के ऊपर केस कर सकती है, इसके ऊपर कोई केस कर सकता है, ये किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कोई भी चीज खरीद सकती है अपने नाम पे, कोई भी प्रॉपर्टी को बेच सकती है अपने नाम पे, क्योंकि इसको जो है एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मिली है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैंने पिछले चैप्टर में, चैप्टर 2 में समझाया था, जहां पे मैंने क्या बोला था कि ओनर और कंपनी या जो बिजनेस है वो टोटली अलग है इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ बोलता है कि मुकेश अंबानी अलग है और रिलायंस अलग है। अगर किसी के साथ रिलायंस ने धोखाधड़ी करी है तो तुम रिलायंस लिमिटेड के ऊपर केस करोगे, मुकेश अंबानी को छेड़ोगे भी नहीं, उनका नाम बीच में नहीं आएगा, क्योंकि इन द आइज ऑफ लॉ मुकेश अंबानी रिलायंस लिमिटेड से अलग है। तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है कि ये जो बिजनेस है, जो ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस है, ये इन द आइज ऑफ लॉ अपने ओनर्स या अपने मैनेजर्स मैनेजमेंट से अलग है। अगर तुम्हें केस करना है तो आरबीआई के नाम पे करोगे, आरबीआई केस करेगा तो अपने नाम पे करेगा। हाँ देखो, ऑब्वियसली केस करने वाले लोग इंसान ही होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि कंपनी में जान नहीं होती वो उठ के जाए केस करे, केस करने वाले लोग इंसान होते हैं, इनके मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, पर वो केस करते या केस होता किसके नाम पे, कंपनी के, बिजनेस के नाम पे होता है। बिजनेस की एक स्टैंप होती है, बिजनेस अपनी स्टैंप लगाता है और स्टैंप लगा के ये बताता है कि भैया इस बिजनेस ने किया है जो किया है, इंसानों ने तो कुछ नहीं किया है, ठीक है। सो इसके नाम पे केस हो सकता है, ये किसी के ऊपर केस कर सकता है, कुछ भी खरीद और बेच सकता है, अपने नाम पे अपनी स्टैंप लगा के कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली फाइनेंस होते हैं, तो ना तो ट्रेजरी से इनका पैसा आता है, ना इनका पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है, ना ही इनकी बात सरकार के बजट में करी जाती है कि बजट में बता रहे कितना पैसा है, कुछ नहीं। अपनी फाइनेंसिंग ये खुद से करते हैं, ठीक है, चाहे तो ये सरकार से बोरो कर सकते हैं, चाहे तो ये जनता से बोरो कर सकते हैं, चाहे अपने रेवेन्यू से अपना घर चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सरकार के ट्रेजरी से इनका कोई लेना देना नहीं है, टोटली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड है, अपने पैसे को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट के अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल इनके ऊपर लागू नहीं होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में रूल्स रेगुलेशन सरकार वाले थे, जो बाकी सब सरकार पे लागू होते हैं। अकाउंटिंग ऑडिट कंट्रोल सरकार वाले थे, पैसा सरकार की ट्रेजरी में आता था, सरकार की ट्रेजरी से जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ अलग है, ना तो ये पार्लियामेंट में इनकी बात करी जाती है, ना तो ये सेंट्रल बजट में इनकी बात करी जाती है, ना तो इनका पैसा सरकार के पास जाता है, ना ही इनके एम्प्लॉइज सरकारी एम्प्लॉइज होते हैं, ना ही अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल जो हो रहे हैं, ठीक है, ये सरकार वाले होते हैं, इन पे अलग से होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉइज जो है उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं माना जाता, या सिविल सर्वेंट्स इसमें नहीं होते, आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर्स इसमें काम नहीं करते हैं, ठीक है। Their condition, procedure, rules, regulations are prescribed under the provision of the act. इनको इनके एक्ट के अंडर सब कुछ बता दिया जाता है और उसके बाद ये एक्ट कोई पूरी तरह से फॉलो करते हैं, ठीक है। दे आर फ्री। मेरिट्स क्या है कि सरकार की इंटरफेरेंस नहीं होती है, ऑन पेपर है। डीमेरिट भी यही है कि ऑन पेपर तो नहीं होती इंटरफेरेंस, पर एक्चुअल में तुम्हें पता ही है कि आरबीआई में या किसी भी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सरकार की कितनी इंटरफेरेंस होती है, हमें पता ही है, ठीक है, कि सीबीआई भी जो है वहां पे भी सरकार की कितनी इंटरफेरेंस होती है, तो हम सबको पता है। बट ऑन पेपर तो इंटरफेरेंस नहीं होती है, एंड ऑन पेपर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्रीडम होती है फंक्शनिंग में, ठीक है। एज दे आर नॉट फाइनेंस फ्रॉम द सेंट्रल बजट, तो बजट से इनकी फाइनेंसिंग नहीं करी जाती है, तो गवर्नमेंट का पैसे के टर्म्स में भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, ये अपने पैसे खुद से रेज करते हैं और खुद से ही अपना घर चलाते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमस सेटअप है, दे हैव देयर ओन रूल्स, ये अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाते हैं, ठीक है, या फिर इनके लिए अलग से बनाया जाता है एक्ट के थ्रू। जो सरकार पे रूल्स रेगुलेशंस लागू होते हैं वो एटलीस्ट इन पे लागू नहीं होते हैं। एक्ट में प्रोवाइड फ्यू मैटर्स एंड इश्यूज विच रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम द पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। काफी बार ऐसा होता है कि एक्ट में कुछ ऐसी चीजें लिखी जाती हैं कि इन चीजों में तो तुम्हें फिर भी सरकार से ही अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके अलावा जो है ये अपने आप पे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सरकार जो है वो तुम्हें सरकार की पावर भी मिल रही है उस एक्ट के थ्रू, क्योंकि तुम्हें पता है आरबीआई एसबीआई पावरफुल है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम प्राइवेट लोग अपने खुद से काम कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली सरकार के इंटरफेरेंस नहीं है ना, टेक्निकली सरकार के इंटरफेरेंस नहीं है आफ्टर द एक्ट इज पास्ड, ठीक है। तो प्राइवेट लोगों का प्लस सरकारी का दोनों का यहाँ पे पावर मिल गया है, तो ये काफी ज्यादा उस पर्सपेक्टिव से अच्छा माना जाता है, ठीक है। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि भैया जितना भी ये सब कुछ है सिर्फ ऑन पेपर है, एक्चुअल में तुम न्यूज में तुम्हें पता चलेगा कि आरबीआई में, सीबीआई में, एसबीआई में, सब में सरकार की इंटरफेरेंस भरी पड़ी है, इन सब में वही सब कुछ है, करप्शन फुल है, ठीक है, इन सब में वही है कि पेपर वर्क करते जाओ, बड़ी बड़ी प्रोसीजर है हर चीज के, तो ऑन पेपर तो भैया ऑटोनॉमी है, बट एक्चुअल में जब सरकार ने तुम्हें बनाया है, ठीक है, अब एक्चुअल में तो वही बात है ना, कहने को तो मेरा पर्सनल कमरा है, पर मम्मी आके देखेगी तो सही ना कि कमरे को साफ करके रखो,
मम्मी आगे डांट के तो जाएगी ना कि कमरे को साफ करो भाई, कमरे में ये ऐसा नहीं वो वैसा नहीं। कहने को तो मेरा कमरा है, मेरे अकॉर्डिंग चलता है, पर फिर भी मम्मी से बच थोड़ी सकते हैं। वही बात यहाँ पर भी है कि कहने को तो सरकार ने तुम्हें दे दिया तुम्हारा कमरा, पर फिर भी सरकार आके रूल्स रेगुलेशंस बनाने के बावजूद भी इंटरफेरेंस तो करती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं पता ही है सरकार में करप्शन बहुत ज्यादा होती है, तो जहां पे ज्यादा पैसा वहां पे सरकार ऑब्वियसली इन्वॉल्व होने ही वाली है, ठीक है। गवर्नमेंट अपने खुद के एडवाइजर्स को अपॉइंट कर देती है। यहाँ पे देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल पे एडवाइजर्स होते हैं जो उसको एडवाइस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को काम कैसे करना है। सरकार क्या करती है, इनके टॉप लेवल पे जो एडवाइजर्स हैं वो अपने खुद के इलेक्ट करके बिठाती है। अब अगर टॉप लेवल पर ही सरकार बैठी है तो सब कुछ सरकार के अकॉर्डिंग ही तो चलेगा, तो डिसीजन मेकिंग से लेकर हर चीज जो है यहाँ पे सरकार के अकॉर्डिंग होती है। और करप्शन तो भैया भर भर के होती है, क्योंकि सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें आती तो है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो टेक्निकली स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमने क्या डिफरेंस समझा। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को बनाया भी सरकार ने, चलाया भी सरकार ने। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को सिर्फ बनाया सरकार ने, चलती अपने आप से है। बनाया कैसे, एक एक्ट पास कर दिया, उसके बाद इंडिपेंडेंट इसको छोड़ दिया। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं था, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का फंड कहां से आता था, गवर्नमेंट ट्रेजरी से, और इसके पैसे कहां जाते थे, गवर्नमेंट ट्रेजरी में। बजट में इसकी बात करी जाती थी, पार्लियामेंट में इसकी बात करी जाती है, गवर्नमेंट के रूल्स इस पे लागू होते हैं, गवर्नमेंट के ऑडिट एंड अकाउंटिंग कंट्रोल इस पे लागू होते हैं। पर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में ऑन पेपर सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता, ना तो इसका पैसा ट्रेजरी से आता है, ना इसका पैसा ट्रेजरी में जाता है, ना ही बजट में इसकी बात होती है, ना ही पार्लियामेंट में इसकी बात होती है, ना ही इसके एम्प्लॉय सरकारी एम्प्लॉय होते हैं। यहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स वगैरह इसमें नहीं होते, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सरकारी एम्प्लॉयज होते थे, ठीक है। यहाँ पर इसके जो एम्प्लॉयज है वो सरकारी नहीं माने जाते हैं, ठीक है। एंड इसका पूरा एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, अपने खुद के रूल्स रेगुलेशंस, अपने खुद से सब कुछ करती है, अपना पैसा अपने आप रेज करती है, अपने फंड्स अपने आप इकट्ठा करती है, और अपने प्रॉफिट का जो चाहे वो कर सकती है, ठीक है। ये मेजर डिफरेंसेस हो गए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, रेलवेज, डिफेंस। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, एसबीआई, आरबीआई, एलआईसी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब कुछ, ठीक है, एफसीआई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो करते हैं खत्म। अगले पार्ट में हम गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद हमारा जो है ग्लोबल एंटरप्राइजेस आएगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में करके इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि एवरी मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे 4 बजे अकाउंट्स की 7 o'clock इको बीएसटी की वीडियो मिलने वाली है। पूरा साल फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट कॉन्टेंट हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।